Hello friends and welcome to Sleepy Classes. Now इस lecture के अंदर हम briefly discuss करेंगे the kind of questions that were put in HLT1, right? कौन से questions जो हैं I would regard as high level analytical question and what should have been your approach towards the question, particularly structure, right? तो ये जो है एक introductory main structure laden video है because जब तक आप structure को नहीं समझते हैं, organization of content को नहीं समझते हैं, तब तक जो है आप आंसर्स के अंदर कंटेंट जितना मर्जी आपको आता हो, आप उसको प्रॉपरली अगर एन्यूमरेट नहीं कर पा रहे हैं आंसर में, you will not be able to get marks. So before moving on to the detailed video solutions, I would suggest that you watch this structure and analytical video to understand the idea of the questions, how to break them down and how to approach them. Now we will be starting with the first question, which was a straightforward question about multiculturalism. अब मल्टीकल्चरलिज्म जो है टाइम एंड अगेन न्यूज़ में रहा है, एक दो बार पूछा भी जा चुका है, तो मल्टीकल्चरलिज्म इज़ वन एस्पेक्ट जो कि आपको क्लैरिटी में होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंटली एक 10 मार्कर है. क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीकल्चरलिज्म? डू यू थिंक वर्ल्ड इज विटनेसिंग द एंड ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म? दो क्वेश्चन है, ब्रेक डाउन. पहला क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टॉक्स अबाउट कि आपने स्ट्रेट अवे बताना है मल्टीकल्चरलिज्म है क्या. तो इसके अंदर आई वुड सजेस्ट दैट इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली यू टैकल दिस आइडिया ऑफ व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म, राइट. तो यहाँ पे आप एक डेफिनेशनल एस्पेक्ट दे सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंटली कोट स्कॉलर्स लाइक विल किमलिका, आइरिस मैरियन यंग, बिखू पारेख, इनमें से कोई भी जो है एक स्कॉलर की आर्ग्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं मल्टीकल्चरलिज्म की इंपॉर्टेंस बताने के लिए. ठीक है, तो इसके अंदर डेफिनेशनल एस्पेक्ट के बाद आप जो है एक सिग्निफिकेंस की बात कर सकते हैं कि व्हाई इज इट that multiculturalism is so important, especially for pluralistic and increasingly diverse countries. From there, we then move on to this debate, which is the second part of the question, that is the world witnessing the end of multiculturalism? Now here, it can be either a pro or a reverse question, right? Like a reverse statement कि नहीं, मुझे नहीं लगता end हो रहा है. Basically, I would suggest कि आप दोनों points को जो है आगे रखें. तो पहले we can talk about why is it that there might be a decline in multiculturalism. तो यहाँ पे very importantly along with theorists, अगर आप कुछ scholars को quote कर सकते हैं, उन्हीं के साथ साथ अगर आप examples quote कर देंगे, you can get great marks. तो यहाँ पे in fact जो VDEM की रिपोर्ट आती है उसको आप बढ़िया तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं स्टैटिक मैटर को कैसे आप एनालिटिकल तरीके से यूज़ कर पाए, जो कि बताती है किस तरह से डिक्लाइन इन डेमोक्रेसी चल रहा है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसीज हो रहा है. देन आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दे सकते हैं ऑफ कंट्रीज जैसे कि यूएस में अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प. सिमिलरली यूरोप के अंदर जो एक इंक्रीज्ड वेव ऑफ राइट पार्टीज है उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं. साउथ एशिया में आप इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्रिस्टोफर जैफेल्डर्ट एक्सेट्रा के जो एथनिक डेमोक्रेसीज के ऊपर बुक आई है उसको भी आप कोट कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं कि किस तरह से डिक्लाइन है. देन वेरी इंपॉर्टेंटली बिफोर हेडिंग टू द कंक्लूजन यू हैव टू टॉक अबाउट दैट डिस्पाइट द डिक्लाइन वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म एंड देयर आर स्टिल होप स्पॉट्स in the world with regard to understanding the importance of मल्टीकल्चरलिज्म. तो हम बात कर सकते हैं, इंस्टेंसेस दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स दीजिए आप वो प्रूव करने के लिए दैट हाउ मल्टीकल्चरलिज्म इज स्टिल थ्राइविंग एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये आगे भी क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, ऑन दिस नोट यू शुड बी कंक्लूडिंग द आंसर. Now, the next question was again an opinion-based question, which was about the waves of de-democratization, and again you had to substantiate it with examples. अब इस question को आपने कैसे approach करना है? Again, दोनों ही ये multiculturalism and democratization वाले questions जो हैं, analytical questions हैं. So basically यहाँ पे आपको you will have to spend some time on understanding the question, understanding कौन से कुछ scholars को मैं quote कर सकता हूँ, more importantly कौन से examples दे सकती हूँ मैं. ठीक है, उसके बाद जो है आप आंसर लिखना शुरू कीजिए. Now in this question, in the introduction part, you should be first dealing with the point कि democratization होता क्या है. Very importantly यहाँ पे सैमुअल पी हंटिंगटन की जो waves of democratization की थ्योरी है, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं कि किस तरह से wave डेमोक्रेसी की आती है फॉलोड बाय अ वेव ऑफ डी डेमोक्रेटाइजेशन एज वेल. देन यू हैव टू टॉक अबाउट कि किस तरह से क्या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या एक वेव ऑफ डी डेमोक्रेटाइजेशन चल रही है. तो इन फैक्ट अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस दैट यू यूज्ड इन दिस आंसर ना, वो यहाँ पे भी होल्ड ग्राउंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर ऑल्सो. यहाँ पे भी आप वीडेम रिपोर्ट जो है
उसको कोट कर सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसकी आप बात करेंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंटली आप बात करेंगे अगेन इंस्टेंसेस ऑफ राइट विंग पार्टीज़ की, आप बात करेंगे फॉल ऑफ डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स की। इन सब के थ्रू जो है आपके आंसर्स सब्सटैंशिएट हो जाएंगे विद एग्जाम्पल्स। अगेन अ लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स हैव दिस क्वेश्चन कि क्या हमसे एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं इंडिया के इंस्टेंस से। सो एब्सोल्युटली आप कर सकते हैं। सो द इशू रिगार्डिंग EVMs की फंक्शनिंग, द इशू रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमी की फंक्शन, अगर आप उसके बारे में रेफरेंस दे देते हैं तो एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल विद इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इज अ सिटर क्वेश्चन, व्हाई? बिकॉज इट वाज अ मोर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आने होते हैं। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं लॉट ऑफ स्टूडेंट्स? ऑन वर्ड लिमिट एंड टाइम लिमिट। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपने वही चीज़ें लिखनी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर के लिए। बट कंपेयर टू बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस, दिस आई वुड रिगार्ड एज एन ईजी सिटर क्वेश्चन बिकॉज ये उतना एनालिटिकल नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि एम.एन. रॉय का एक क्रिटिकल एनालिटिकल अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया गया था लेनिन के ड्राफ्ट थीसिस ऑन नेशनलिज्म एंड कलोनियलिज्म के, बेस्ड ऑन हिज अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड मार्क्सिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कलोनियलिज्म कमेंट। राइट, बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि देखिए लेनिन ने जो अपनी आर्ग्यूमेंट, जो एक आइडिया दिया था विच वॉज हिज इम्पीरियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, राइट, ये जो लेनिन का थीसिस है इसके अगेंस्ट एम.एन. रॉय ने क्या व्यूज दिए थे एंड किस तरह से ये जो व्यूज थे ये बेस थे ऑन हिज रीफॉर्मुलेशन ऑफ मार्क्सिज्म। तो किस तरह से अपने आंसर को अप्रोच करना था? पहली चीज तो इंट्रोडक्शन में यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लेनिन एंड लेनिन की क्या थ्योरी थी। राइट, लेनिन ने इंपीरियलिज्म इन द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में किस तरह से एनविसेज की थे कि किस तरह से इंपीरियलिज्म क्रॉप्स आउट ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम दैट इज कैपिटलिज्म एंड हाउ आर द colonial countries with communist vanguard supposed to counter these. Then you talk about कि किस तरह से एम.एन. रॉय ने अपने काम में इसका एक ऑल्टरनेटिव पेश किया था, वेरी इंपॉर्टेंटली विच केम आउट ऑफ द डिफरेंसेस ही हैड विद मार्क्सिज्म। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल वो बात करते थे कि लेनिन ने जिस तरीके से बोल दिया कि आप बुर्जुआ डेमोक्रेटिक एक जो रेवोल्यूशन चलेगी अगेंस्ट द कलोनियल मास्टर्स, उनको सपोर्ट कर लो, एम.एन. रॉय वॉज रादर हेजिटेंट टूवर्ड्स दैट। सिमिलरली डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट जो कि मार्क्सिज्म एस्पाउस करती थी, एम.एन. रॉय जो है उसके प्रो नहीं थे। वायलेंट का क्लास स्ट्रगल जो है उसके भी प्रो नहीं थे। डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म जो है उनको बहुत ही लिमिटेड एक आइडियोलॉजी लगती थी, उनको लगता था कि बिना आइडियाज़ के, बिना ह्यूमनिज्म के कोई भी जो थ्योरी या आइडियोलॉजी है वो कंप्लीट नहीं हो सकती है। सिमिलरली ही ऑल्सो वॉज वेरी वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इस तरह के वो जो सेंट्रलाइजेशन कर लेंगे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट के अंडर, इट कैन नॉट स्पेल वेल फॉर द सोसाइटी बट इट कैन ओनली स्पेल सोसाइटीज डूम। राइट, तो आपने बहुत ये पढ़ा होगा एम.एन. रॉय का जो क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिज्म है उसी के ऊपर जो है बिल्ड करते हुए आपने ये आंसर करना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, दिस इज अ रादर एनालिटिकल क्वेश्चन जिसमें यू हैव टू स्पेंड सम टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन एंड आप किस तरह से इसको सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है विदाउट लिबरलिज्म देयर वुड बी नो मार्क्सिज्म। नाउ वी नो दैट लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म जो है ऑफन एंटीथीसिस माने जाते हैं इसके, पर लिबरलिज्म के बिना मार्क्सिज्म ना होना ये किस तरह से पॉसिबल है? अब यहाँ पे पहले ऑब्वियसली यू हैव टू गिव एन इंट्रोडक्शन and talk about how liberalism and Marxism are two of the most prominent ideologies that help understanding the world around us, the way certain political institutions function and the kind of society that we want to build. अब किस तरीके से Marxism is as imagined by Karl Marx बिल्ड अप किया लिबरलिज्म के ऊपर, उसके ऊपर आपने बात करनी है। तो बॉडी में किस तरह के पॉइंट्स आने चाहिए थे? सबसे पहले तो हम बात कर सकते थे फर्स्टली द आइडिया ऑफ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म की, कि देखिए लिबरलिज्म का एक जो नेचुरल बाय प्रोडक्ट है वो है आपका कैपिटलिज्म। तो डायलेक्टिक्स के अंदर जो है इट इज ओनली आफ्टर अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी विच क्रिएट्स इकोनॉमिक फाउंडेशंस ऑफ अबंडेंस कैन मार्क्सिज्म बी पॉसिबल। देन वेरी इंपॉर्टेंटली एक और चीज जिससे रिलेटेड था वाज द आइडिया ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस, दैट इट वाज ओनली अंडर अ लिबरल कैपिटलिस्ट फॉर्मेट दैट आपकी जो प्रोलेटेरिएट है क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाती है। देयरफॉर तभी जब वो क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाएंगे
Can the Marxist revolution be possible? Similarly, issues and tussles between liberty and equality की आप बात कर सकते हैं. That while liberty and equality दोनों की बात सबसे पहले किसने की थी? लिबरलिज्म ने की थी. ठीक है. However, उन्होंने क्या किया कि लिबर्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी ओवर इक्वालिटी, एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस मिसमैच दैन मार्क्सिज्म देयरफॉर बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस तरह के पॉइंट्स के ऊपर जो है आपने डेवलप करना है, जो कि आपकी बॉडी होगी बिफोर यू कंक्लूड द आंसर. और आंसर की कंक्लूजन के लिए जो है अगेन आप एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव बिटवीन लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म जो है ड्रा आउट कर सकते थे. Next question again is a relatively easier question which asks you to distinguish between political theory, political philosophy and political science. Now there are two ways of going about this question. One way is कि आप political theory के बारे में पहले लिख दें, फिर political philosophy के बारे में पहले लिख दें, and then political science के बारे में. ठीक है, तो ये comparison हो गया. Another approach that you can follow is, which will also be correct, is कि पहले ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन तो आपने दोनों ही पार्ट्स में करनी है कि किस तरह से व्हेनेवर वी लुक एट द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, तो वो क्या है, एक एक्सपेंसिव स्टडी है कंसिडरिंग comprising of a number of branches including political theory, thought, philosophy, political science, etc. Now in the distinguishing parts में you can also end up making a टेबल. ठीक है, तो टेबल के अंदर आप डिस्टिंग्विशिंग के पॉइंट्स लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द स्कोप. ठीक है, स्कोप एक हो गया पॉलिटिकल डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट कि देखिए पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप क्या है, इट डील्स विद सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, की टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज, एंड उनके बारे में एक सिस्टमैटिक अप्रोच एंड फ्रेमवर्क बनाना है जिसको हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं. अगर हम पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करें तो पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है जुड़ी है ऑन of conceptual value-laden normative ideas that a number of thinkers suggest, keeping in mind the present conditions of the society and how the society ought to be. ठीक है, तो ये उसका स्कोप है. फिर हम अगर पॉलिटिकल साइंस की बात कर लें तो पॉलिटिकल साइंस जो है ज़्यादा एम्पेरिकल है, ज़्यादा जो है वैल्यू लेडन की जगह फैक्ट बेस्ड अप्रोच रखती है एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एज इट एग्जिस्ट्स. राइट, तो इस तरह से आप मल्टीपल जो है पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बना सकते हैं एंड ऑन दैट बेसिस तीनों के लिए जो है लिस्ट आउट कर सकते हैं इस तरह के टैबुलर फॉर्मेट में. सो व्हाटएवर अप्रोच यू डिसाइड टू डू, उसके अंदर ध्यान रखिए कि क्लियर कट तरीकों से जो डिफरेंसेस हैं वो निकल के आए ताकि इट बिकम्स ऑब्वियस फॉर योर evaluator before you conclude that no matter whatever differences we might suggest, there is a lot of interdependence between all of these three branches because they learn, give and take from one another and make the study of politics more expansive and holistic. ठीक है, next step जो है again is a relatively sitter question which asks you to critically examine the neoliberal theory of state. अब सबसे पहले तो आप बताएंगे कि neoliberalism introduction के अंदर कि न्यूलिबरलिज्म है क्या, देन व्हाट आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट आइडियाज जो कि न्यूलिबरलिज्म के साथ एसोसिएटेड है. तो आप इसके अंदर एक थोड़ी सी टाइमलाइन भी दे सकते हैं कि क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में बात किया, देन बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसीज ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म हमारे जो है किनेजियन वेलफेयर पॉजिटिव लिबरलिज्म निकल के आया. हाउएवर बिकॉज ऑफ द ओवरवेलमिंग प्रेजेंस ऑफ द स्टेट दोबारा फोकस आ गया था ऑन न्यू लिबरलिज्म कि अभी हमें जो है ये क्रेडल टू ग्रेव वाला स्टेट नहीं चाहिए, बल्कि वी वांट टू गो बैक टू द आइडिया ऑफ अ मिनिमल स्टेट जिसका प्राइमरी काम क्या हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करना, ताकि बाकी अपने मेरिट पे, टैलेंट पे, कंपटीशन के बेसिस पे सोसाइटी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी जो है थ्राइव कर पाए. ठीक है, देन जो है आप पॉइंटर्स दे देंगे वेरियस थ्योरिस्ट के कि किस तरह का स्टेट जो है वो इमेजिन करते हैं. हायक, ठीक है, नोजिक, फ्रीडमैन, इन सब के आइडियाज जो हैं आप आगे रख सकते हैं जिसके बेसिस पे जो फीचर्स ऑफ न्यू लिबरल स्टेट है वो निकल के आ जाएंगे. राइट, यहाँ से आपकी बॉडी शुरू होगी. आफ्टर you have done you're done with that, obviously एक प्राइमरी आइडिया क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन करने का. Then obviously you have to add the critical element, the criticism that why is the new liberal state considered not enough, right? कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है ये न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट विटनेस करता है in terms of state maybe not being able to offer adequate justice, in terms of neoliberal state being associated with a certain class rather than the masses as such. तो इस तरह के critical points आपने point out करने हैं यहाँ पे in detail with examples before concluding your
आंसर। तो ये क्वेश्चन भी जो है इजी क्वेश्चन है, अच्छे से आप इसको टैकल कर पाए, राइट, इसके अंदर आपके बढ़िया मार्क्स आने चाहिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन कहता है गांधीयन फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह and the overlapping theories of civil disobedience and non-violence have proved highly relevant for struggles against injustice in other parts of the world. Discuss. ठीक है, now this is a two level question. पहले वो बोल रहे हैं कि देखिए इनकी ये फिलोसफीज हैं, किसकी, सत्याग्रह की फिलोसफी है, सिविल डिसोबीडियंस की फिलोसफी है और अहिंसा की फिलोसफी है। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि ये बहुत रेलिवेंट हुए नॉट जस्ट फॉर स्ट्रगल इन इंडिया बट ऑल्सो फॉर स्ट्रगल्स अब्रॉड, और आपने ये डिस्कस करना है। तो पहले इंट्रोडक्शन में आप बात करेंगे द रेलेवेंस ऑफ गांधी एंड गांधीयनिज्म। तो हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से गांधी एंड इनकमिंग ऑफ गांधीयन टूल्स, उनके कारण जो है इंडियन नेशनल स्ट्रगल जो है मासिफाई हो गई, इसको कितनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिल गई एंड लेजिटिमेसी मिल गई, एंड साथ ही साथ में गांधीयनिज्म ने टूल्स प्रोवाइड किए टू नॉट जस्ट raise voice against the colonial empire but in fact also delegitimize the morality or the civilizing mission की ideas की जो बात करता था जो आपका colonial empire था। then आप briefly discuss कर सकते हैं इन तीनों ही tools को कि सत्याग्रह का आइडिया क्या था, सिविल डिसोबीडियंस का आइडिया क्या है एंड अहिंसा का आइडिया क्या है, एंड ये क्यों इतने यूजफुल थे इन टैकलिंग द ऑप्रेसिव कलोनियल रेजीम इन इंडिया। वेरी ब्रीफली ये आप फटाफट डिस्कस कर सकते हैं। बिफोर देन मूविंग टू द मेन पार्ट इन द बॉडी, ये भी आपकी बॉडी में आएगा एंड बाकी बॉडी में पार्ट क्या आएगा कि किस तरह से इन्होंने इम्पैक्ट की हैं स्ट्रगल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो किन किन के आप इंस्टेंस लिख सकते हैं, न्यूमरस है, कुछ तो हिस्टोरिकल है, तो फॉर एग्जाम्पल सिविल राइट्स मूवमेंट यूएसए का, उसका आप इंस्टेंस दे सकते हैं। देन नेल्सन मंडेला जी की जो थी आप उसका दे सकते हैं। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली फर्दर मोर जो ऑन गोइंग कुछ मूवमेंट्स है जैसे कि हांगकांग के अंदर येलो अम्ब्रेला प्रोटेस्ट थी, आप उसका एग्जाम्पल जो है उसको भी कोट कर सकते हैं। फर्दर मोर हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से इंडिया की भी जो कुछ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स हैं उनके अंदर भी गांधीयन आइडियोलॉजी हमें देखने को मिलती है। तो चाहे ये एंटी करप्शन मूवमेंट हो, चाहे ये फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, इन सब में आइडियाज ऑफ डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह जो है रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, साथ ही साथ में वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल एज टू सम एक्सटेंट इवन द ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट, कि किस तरह से वो सिविल डिसोबीडियंस के साथ जो है इंगेज करती है इनटू क्वेश्चनिंग द लेजिटिमेसी स्पेशली ऑफ द पुलिस स्टेट इन यूएसए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो आपकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं आपने उनके बेसिस पे दिखाना है कि फॉर एग्जाम्पल आपके सिविल राइट्स मूवमेंट में सत्याग्रह प्लस अहिंसा यूज हो रहा है, नेल्सन मंडेला के भी साउथ अफ्रीका के मूवमेंट में आपके सत्याग्रह प्लस नॉन वायलेंस जो है यूज हो रहा है, हांगकांग में अगेन सिविल डिसोबीडियंस प्लस नॉन वायलेंस है, अन्ना हजारे मूवमेंट में आपका सत्याग्रह है, नॉन वायलेंस है, अगेन आपका फार्मर्स जो प्रोटेस्ट थी इसमें तीनों ही जो है यूज हुए। सिमिलरली ब्लैक लाइव्स मैटर जो है उसके अंदर सिविल डिसोबीडियंस जो है यूज हुआ। तो ये एग्जाम्पल्स एंड कौन से टूल्स यूटिलाइज किए गए उनके बारे में आपने बात करनी है बिफोर कंक्लूडिंग दी आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था नाउ वाज क्वेश्चन ऑन ग्राम्स्की। अब ये क्वेश्चन क्या कहता था, क्वेश्चन कहता था कि एग्जामिन द डाइवर्स मीन्स इन विच ग्राम्स्की बिलीव द रूलिंग क्लास मेंटेन्ड इट्स डोमिनेंस विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो क्या बताना है, ये रूलिंग क्लास डोमिनेंस कैसे मेंटेन कर रही है, राइट, एंड डिफरेंट डिफरेंट मीन्स है। तो बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपने मेनली ग्राम्स्की की जो थ्योरी ऑफ हेजेमनी है उसके ऊपर एल्यूसिडेट करना है। तो इंट्रोडक्शन आप बता देंगे, इंट्रोडक्शन में आप बात कर सकते हैं किस तरह से ग्राम्स्की की जो थ्योरी है बिल्ड्स अप ऑन ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म एंड ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म के जो फ्लॉज थे जिसके कारण मार्क्सिज्म ने जो एनविसेज किया था कि वेस्टर्न डेवलप्ड सोसाइटीज में आ जाएगी मार्क्सिस्ट सोसाइटी, कम्युनिज्म आएगी, रेवोल्यूशन आएगी, वो क्यों नहीं आई। ठीक है, ग्राम्स्की जो है इन सब चीज़ों को अपनी थ्योरी के साथ करेक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड लेज द फाउंडेशन फॉर न्यू मार्क्सिज्म। देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बॉडी में कि what were these ways in which domination of ruling class became possible and revolution जो है वो नहीं आ पाया। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं पहले उनकी इंटेग्रल स्टेट की थ्योरी, यहाँ पे बता सकते हैं पॉलिटिकल सोसाइटी जो है किस तरह से कोवर्जन के थ्रू कंट्रोल करती है, वहीं से सिविल सोसाइटी जो है किस तरह से
हेजेमनी के थ्रू कंट्रोल करती है या कंसेंट के थ्रू रूल करती है। देन आपने हेजेमनी के ऊपर जो है और ज़्यादा एल्यूसिडेशन करनी है, जो स्ट्रक्चर्स है हेजेमनी की उसके बारे में बताना है विद एग्जाम्पल। तो रिलीजन किस तरह से कंसेंट इंश्योर करता है आप बता सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं थ्योरी ऑफ कर्मा का आप। देन यू विल टॉक अबाउट एजुकेशन, किस तरह से एजुकेशन जो है अगेन कर्टेल करता है रेवोल्यूशन को बाय डिसिप्लिनिंग यू। सिमिलरली आप बात कर सकते हैं मीडिया की, आप एग्जांपल्स दे सकते हैं हाउ मीडिया हाउसेस आर कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिकल स्टेट्स एंड द वे इन विच दे डायरेक्ट पॉलिटिकल एजेंडा और द कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। देन यू कैन मूव टू द टॉक अबाउट द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ट्रेडिशनल वर्सेज ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। यहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स इंस्टेंसेस दे सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल इंडिया के लिए अगर हम दलित मूवमेंट की बात करें, यू हैड द emergence of organic intellectuals like डॉक्टर अंबेडकर। सिमिलरली अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें अपार्थाइड मूवमेंट में, राइट, अगेंस्ट रेस हेजेमनी एंड आइडियोलॉजी ऑफ रेस को ब्रेक थ्रू करने के लिए यू हैड एन ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल इन द फॉर्म ऑफ नेल्सन मंडेला। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स दे के प्रॉपर थ्योरी आपने एक्सप्लेन करनी है एंड देन यू कंक्लूड द आंसर। कंक्लूजन जो है बढ़िया होनी चाहिए, रैपिंग अप विद द इंटायर व्यू कि किस तरह से ग्राम्स्की जो है एक नया पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं इनटू अंडरस्टैंडिंग हाउ liberal capitalist regimes were able to maintain their hold and continue to maintain their hold across the world। ठीक है, तो कंक्लूजन जो है बहुत जरूरी होती है फॉर द रैपिंग अप ऑफ एन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अगेन वाज अ रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि एरिस्टोटल का जो पॉलिटिकल थॉट है उसके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी इवैल्यूएट। अब है स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट अब इसका आंसर कैसे लिखना है, ऊपर से 15 मार्क्स का है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम बताएंगे कि देखिए एरिस्टोटल जो है ना, अब हम एरिस्टोटल को क्या बोलते हैं कि प्लेटो जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी है, लेकिन एरिस्टोटल क्या है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। एंड अनलाइक प्लेटो जो कि ज़्यादा डिडक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव की तरफ जो है उनका बेंट ऑफ माइंड था। इवन दो नॉर्मेटिव आपके एरिस्टोटल भी है, डिस्क्रिप्शन आपके एरिस्टोटल भी देते हैं, बट ही ऑल्सो हैज़ अ ह्यूज चंक ऑफ इंडक्टिविज्म एंड इन फैक्ट इट इज कंसिडर्ड दैट Aristotle was one of the first theorists to talk about comparative government। अब एक comparative government inductivism का idea Aristotle में कहाँ से निकल के आता है, in the comparative classification that he draws of various kinds of political constitutions। ठीक है, आपके जो 158 constitutions की comparative study करते हैं। Then in the body you talk about क्या था, उसमें से क्या निकल के आया, किस टाइप का था। So then you talk about what he said were the good forms of government and what he said were the perverted forms of government। Then you expand on good forms of government के क्या अच्छे features थे, perverted forms of government के क्या अच्छे features थे। Then on the basis of the study उन्होंने कौन सा best practicable form of government निकाला। So unlike Plato who relied on the wisdom of the political philosopher, based on this comparative study Aristotle ने ये points रखे because of which polity he believed was the best practicable state। तो आप polity को और expand करते हो, उसके फीचर्स क्या थे, क्यों इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेट माना गया, before you conclude the answer। In the conclusion you can talk about that yes, while Aristotle के political thought में ये classification of different types of political constitutions बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, yet there were also certain limitations to his comparative method and analysis of political constitutions। Why? Because उनकी analysis जो है अभी भी एक बहुत ही subjective point of view से आ रही थी। So for example democracy and masses के अंदर उनको कोई hope नहीं थी, उनकी कोई जो है trust नहीं था उनको लगता था कि massification of any political system will only lead to populism and the rise of demagoguery, right, जिसके कारण डेमोक्रेसी जो है उनको एक सबसे गंदी फॉर्म, सबसे परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगती थी, राइट। तो थोड़ा सा आप क्रिटिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं while you point out कि yes, classification of political constitutions did provide him a way of bettering and putting forward his theory of best practicable state, but again this classification was also not beyond criticism। This also had certain loopholes and certain shortcomings which are necessary to be pointed out। तो आप conclusion जो है एक wrapping up manner में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ में critical analysis के साथ भी जो है एक बढ़िया conclusion आप कर सकते हैं। Last question of the day was on John Locke's theory, right, जो कि निकल के आई है of John Locke का criticism very importantly by Macpherson, wherein John Locke's theory is considered as
जॉन लॉक्स थ्योरी इज वन ऑफ कैपिटलिस्ट अप्रोप्रिएशन एंड डिक्टेटरशिप ऑफ बुर्जुआ। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप बताइए कि जॉन लॉक है कौन। फादर ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म बुलाए जाते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बुलाए जाते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बुलाए जाते हैं। देन यू मूव टूवर्ड्स कि जॉन लॉक की देखिए थ्योरी क्या थी, कि जॉन लॉक जो है बात करते हैं लिबरलिज्म के फादर है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म के, है ना। अब यहाँ से उनकी जो कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थ्योरी थी और इनका जो स्टेट निकल के आता है, जो इनका लिमिटेड स्टेट निकल के आता है, वो किसके लिए निकल के आता है, फॉर सेफ गार्डिंग 3 वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स विच इज टू लाइफ, लिबर्टी एंड दूसरा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो है इंट्रिंसिक था जॉन लॉक के लिए। एंड क्या इनकी थ्योरी थी विद रिगार्ड टू अक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कौन सी लिमिटेशंस ये प्रोवाइड करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंटली क्या लिमिटेशंस ये प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, जो आपकी लेबर की लिमिटेशन है, स्पॉइलेज की लिमिटेशन है, दैट देयर शुड बी इनफ फॉर अदर्स की लिमिटेशन है, इन लिमिटेशंस के ऊपर आप एक्सपैंड करो। देन यू मूव ऑन टूवर्ड्स बेसिकली शोइंग कि किस तरह से क्यों क्रिटिसाइज किया गया इनको एज बीइंग कैपिटलिस्ट अप्रोप्रिएशन एंड डिक्टेटरशिप ऑफ बुर्जुआ ओरिएंटेड, कि ये जो इन्होंने 3 लिमिटेशंस रखी थी ये बहुत ही नेम सेक थी एंड हाउ दे कुड बी इजीली अवॉइडेड। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली हाउ जॉन लॉक जो है परपेचुएट करते हैं फर्दर अक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी at the cost of justice and equality before wrapping up your answer with a critical assessment। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत सारे क्रिटिसिज्म जॉन लॉक के जो है डाल सकते हैं। इन स्पॉइलेज का तो क्रिटिसिज्म आ ही जाएगा बाय लाइक्स ऑफ मैकफर्सन। देन आप जो है विमेन स्कॉलर्स, जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं, उनका क्रिटिसिज्म डाल सकते हैं कि किस तरह से इनकी ये जो अप्रोप्रिएशनल थ्योरी है मैस्कुलिनिस्ट बेस्ड है, विमेन को जो है एज ए रिप्रोडक्टिव सोर्स की तरह देखती है। देन कम्युनिटेरियंस की आप जो है उसको डाल सकते हैं, मार्क्सिस्ट की तो आ ही रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3-fold क्रिटिसिज्म्स आप निकाल के दे सकते हैं कि किस तरह से जॉन लॉक जो है उनके लिए ये स्टेटमेंट सही बैठती है। इन कंक्लूजन यू कैन ऑल्सो बैलेंस योर व्यूज दैट येस while there is a tendency to be an apologist for capitalists in John Locke, but given his context and given the time that he was in, John Locke ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की थी also to provide certain logical limitations which would ensure that there would be justice as well as some form of equality so that जो society है उसके अंदर एक्सट्रीमिटीज ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ना निकल के आ जाए। ठीक है, अगेन यहाँ पे सब्सटैंशिएट करने के लिए अपने आंसर्स को आप कुछ कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट लाइक थॉमस पिकेटी एक्सेट्रा को भी जो है कोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली आप थॉमस पिकेटी को जो हमारा न्यू लिबरल स्टेट था ना उसके क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर भी यू कैन यूज आइडियाज ऑफ कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट, राइट, पिकेटी बीइंग वन, अमर्त्य सेन की आर्ग्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे एंड में बैलेंसिंग आउट के लिए आप एस्थर डफलो एंड अभिजीत बैनर्जी की जो आर्ग्यूमेंट्स है उनको भी यूज कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से स्कॉलर्स एक्सेट्रा के आइडियाज जो हैं याद रखने हैं, उन पे बिल्डअप करना है एंड इन स्ट्रक्चर्स को आपने याद रखना है। ब्रेक डाउन द क्वेश्चन, लुक एट द कीवर्ड्स, उसके हिसाब से जो है आप देखिए क्या क्या कंटेंट आ सकता है एंड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए जहाँ पे इंट्रोडक्शन हो, कीवर्ड ओरिएंटेड बॉडी हो and then a conclusion हो with each which either wraps up the answer holistically or ends up critically analyzing it। ठीक है, तो चलिए अब आप जो है डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हैं which will further help you।